नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है शराब और शबाब। कहानी के 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है और इस 9वें पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी मौत को भी यादगार बना दूं और अपने देश पर ही अपनी जान कुर्बान कर दूं। इतना कहने के बाद विक्रम अपने चाकू को उसके सीने पर गोल गोल घुमाते हुए अंदर करने को ही था कि असलम की घींगी बंद गई और उसने अपने सारे गुनाहों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। लेकिन इससे पहले उसने नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी और कुरान की प्रति भी उपलब्ध करवाने की बात कही। विक्रम ने उसको नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी और कुरान की प्रति भी मंगवा कर उसके हाथों में दे दी। असलम ने नमाज पढ़ी, कुरान को अपने सीने से लगाकर खुदा से माफ़ी मांगी। फिर जो कुछ भी उसने बताया वो बहुत ही खौफनाक था। उसने बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं, और भी कई देशों से उसके तार जुड़े हैं। उसका मुख्य काम है गरीब घरों की लड़कियों को बहका कर और उनके माँ बाप को कुछ पैसे थमा कर उन लड़कियों को शहर में बड़े बड़े सेठों के हाथों बेच देना, विदेशों में बेच देना, कोठों पर बेच देना और मांग होने पर उन डॉक्टरों को भी बेच देना जो ज़रूरत के अनुसार उनकी किडनी आदि अंगों को निकाल कर अमीरों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उनसे करोड़ों रुपए कमाते हैं। संसार में ऐसी लाखों लड़कियां हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और ऐसी लड़कियों के माँ बाप अपनी स्वेच्छा से अपनी लड़कियों को हमारे सुपुर्द कर देते हैं। थोड़ी सी रकम में वो खुश हो जाते हैं और फिर उन लड़कियों से हम लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। हमारे इस काम में आपका महकमा भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारे चंगुल में फंसी लड़कियां पुलिस में कंप्लेंट करने से डरती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस में कंप्लेंट करने पर उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी यह सोच है कि पुलिस कस्टडी में या किसी सामाजिक संस्थान में उनकी स्थिति हमारे यहाँ से भी बदतर होगी। फिर नशे की जो लत हम उनकी नसों में घोल देते हैं, वो नशा ना उन्हें पुलिस कस्टडी में मिल सकता है और ना ही सामाजिक संस्थानों में, क्योंकि नशे में रहना और किसी पुरुष की बाहों में सोना धीरे धीरे उनकी आदत में शुमार हो जाता है और फिर धीरे धीरे उनके प्रतिशोध करने की रही सही संभावना भी समाप्त हो जाती है। उनके साथ साथ ही उनसे कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम का खुलासा भी उसने किया, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं। फिर उसने कहा कि मैं अब जेल से छूटना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से छूटने के बाद मुझसे और भी बड़ा गुनाह करवाया जाएगा और यह भी मुमकिन है कि मुझे आत्मघाती बम बनाकर किसी विशेष व्यक्ति की जान लेने पर मजबूर कर दिया जाए, जिससे जान और माल की भारी क्षति हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आजीवन कारावास की सज़ा हो जाए या फिर मुझे फांसी दे दी जाए, जिससे अपने बचे-खुचे जीवन में मैं सच्चे दिल से अल्लाह को याद कर सकूँ, उसकी इबादत कर सकूँ और उसके बंदों की सलामती के लिए दुआ कर सकूँ। जीवन में सारी दुनिया से जीतने वाला इंसान भी खुद से हार जाता है अक्सर, और ऐसा तब होता है जब कोई उसके अंदर की बुराई पर प्रहार करे और अच्छाइयों को उजागर करे। पुलिस कस्टडी में विक्रम ने असलम के साथ यही काम किया था। उसने उसकी अंतरात्मा पर प्रहार किया था, उसे उसकी बुराइयों के अंजाम से आगाह किया था। यही कारण था कि अब असलम को इस सच का एहसास हो गया था कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया था, वो कितना गलत किया था। अब उसका हृदय बदल चुका था। उसे यह तो नहीं मालूम था कि खुदा उसके गुनाहों को माफ़ करेगा या नहीं करेगा, पर आगे की ज़िंदगी उसने ईमानदारी से जीने का संकल्प कर लिया था और अपने को खुदा की इबादत में समर्पित कर दिया था। राजन ने सुबह का अखबार पढ़ा और उसकी हालत खराब हो गई। असलम ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। किस तरह वो लड़कियों को फुसला कर और उनके माँ बाप को थोड़ा सा पैसा देकर उन्हें खरीद कर उनसे धंधा करवाता था, उन्हें कोठों पर बेच देता था, विदेशियों के हाथों बेच देता था और ज़रूरत पड़ने पर उनकी किडनी और अंग आदि अंगों को भी निकलवा कर बेच दिया करता था। ऐसे अहवान को वो अपनी बहन सौंप रहा था, और वो भी सिर्फ 20,000 रुपए के लालच में। क्या इतना नीच भी कोई भाई हो सकता है, जिसने शराब की लत में अपनी बहन तक का सौदा कर डाला हो। उफ, कितना जुल्म मैंने ढाया है अपनी मासूम सी बहन राधा पर।
कितना दर्द और कितनी खरोंचें दी है उसके जिस्म पर मैंने, कितना बुरा बर्ताव किया है उसके संग मैंने। यहाँ तक कि राखी की मर्यादा और भाई-बहन के रिश्तों को भी कलंकित कर डाला है मैंने। यह शराब कितने घरों को बर्बाद करेगी, कितने लोगों की जान लेगी। पीने में भी कड़वी, फिर भी इंसान पीता है और बहकता है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देता है। दुकान से 100-200 की आमदनी हो ही जाती है और रोटी खाने को तो इतना धन भी पर्याप्त था। पर शराब की इस लत ने कितना बर्बाद कर दिया मुझे। इस शराब ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। मुझसे सारे रिश्ते नातों को दूर कर दिया। मुझे बदनाम कर दिया। मुझे अपनी बहन की नज़रों में भी गिरा दिया और अपराधी बना दिया। पूरी खबर डरते-डरते उसने पढ़ा कि कहीं असलम ने उसका नाम भी ना ले लिया हो। लेकिन भला हो उस धीरज का और उस पुलिस अफ़सर विक्रम का, जिसने मेरे को बचा लिया, वरना आज मैं भी जेल में होता। कितना महान इंसान है ये धीरज, जिसने मुझे अपनी बहन का सौदे का पैसा 25,000 रुपए पूरी ईमानदारी से दिए, जबकि मेरे कुकर्मों का पूरा चिट्ठा उसके पास है। और सही मायने में तो मुझे भी असलम के साथ इस समय जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, पर शायद राधा के कारण उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक प्रश्न अब भी है और वो ये है कि राधा इस समय कहाँ है? माना कि मेरी बहन राधा की ज़िंदगी असलम जैसे दरिंदे से तो धीरज ने बचा ली, पर जिस सेठ से उसने राधा का सौदा 25,000 रुपए में किया है, वो सेठ कौन है? कहीं ऐसा तो ना हो कि वो असलम से भी ज़्यादा खतरनाक हो? ये सोचते ही उसके मन में बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे। फिर उसने सोचा, चाहे जिस तरह भी हो, लेकिन अब मुझे राधा को बचाना होगा। मैं उसका सौदा नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए उसकी अस्मत की कीमत के ये 25,000 रुपये। मैं इन रुपयों को लौटा दूँगा, अभी और इसी वक़्त। इसके पहले कि उसकी इज़्ज़त उस सेठ के हाथों बर्बाद हो, मुझे धीरज से बात करनी होगी। हाँ, यही ठीक होगा। राजन ने तुरंत अपने मोबाइल से धीरज का नंबर मिलाया और उसके फ़ोन उठाते ही बोला, राधा कहाँ है? सुन, तू अपने सेठ को अभी फ़ोन मिला और उससे बोल कि तू राधा को उसकी सुपुर्दगी में नहीं देगा, ये सौदा कैंसल। और सुन, तूने जो मुझे 25,000 रुपये दिए हैं, तू इन पैसों को वापस ले जा और इस सौदे को तुरंत रफ़ा-दफ़ा कर दे। ये क्या बके जा रहे हो तुम? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब तो वैसे भी तेरा संबंध राधा से टूट चुका है, इसलिए तू राधा के बारे में मेरे से कोई बात मत कर। मेरे पास कोर्ट के कागज़ भी हैं और उस पर तेरे दस्तखत भी हैं, धीरज ने कहा। देख धीरज, मैं राधा से मिलना चाहता हूँ और प्लीज़ तू मेरी राधा को उस सेठ के हाथों में न दे। तेरी राधा? क्या कह रहा है तू? ये राधा तेरी कब से हो गई? और सुन, तू राधा से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खुद भी तुझसे नहीं मिलना चाहती। तू अपनी ज़िंदगी जी और अगर मेरी बात मान ले तो इस शराब की लत को छोड़कर ईमानदारी की ज़िंदगी जीने की कोशिश कर, क्योंकि ये शराब इंसान के मित्र बनकर हमेशा उसके साथ धोखा करती है और समय से पहले ही उसे मौत की नींद सुला देती है। तू ठीक कह रहा है दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस शराब को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पर शराब तो तू भी पीता है और राधा के साथ तो तेरी नीयत भी। कुछ न बोल आगे, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूँगा। मैं बदल चुका हूँ और राधा अब मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता, चाहे वो फिर उसका भाई ही क्यों ना हो। तू तू सच कह रहा है? राधा कैसी है? और अगर राधा को तूने अपनी बेटी मान लिया है, तो वो सौदा, वो सेठ जी और वो 25,000 रुपए? सुन, मैंने तेरी राधा को किसी के हाथ नहीं बेचा है और वो 25,000 रुपए मैंने तुझे अपने पास से दिए हैं और इसलिए दिए हैं कि तू अब कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, कभी उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि राधा से तेरा रिश्ता अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब फ़ोन रख। धीरज, मेरे मित्र, सिर्फ़ एक बात बता दे मेरे को कि राधा खुश तो है ना? ये तो मैं भी जानता हूँ कि मैंने इतना बुरा बर्ताव किया है उसके संग कि शायद मैं खुद भी अब उससे नज़रें ना मिला पाऊँ। पर मैं तुझसे ये ज़रूर वादा करता हूँ कि मैं भी बदल जाऊँगा। अब तो सिर्फ़ एक ही तमन्ना है मेरे दिल में कि काश वो मुझे माफ़ कर दे।
देख राजन, राधा यहाँ बहुत खुश है और मैं नहीं चाहता कि तेरे कारण उसकी खुशियों में ग्रहण लगे, क्योंकि उसकी खुशी अब तेरे से दूर रहने में ही है। वैसे ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई जो तूने शराब छोड़ने की बात कही। बहुत तसल्ली हुई है सुनकर दोस्त कि मेरी राधा खुश है। दोस्त बस एक विनती और है मेरी तुझसे, तू ये अपने 25,000 रुपये वापस ले ले। इन रुपयों के लिए ही मैंने अपनी राधा को बेचने की बात की थी। इसलिए अगर तू इन रुपयों को वापस नहीं लेगा तो इन रुपयों के बोझ तले दबकर मैं मर जाऊंगा। यह रुपए मैंने तुझे अपनी खुशी से दिए हैं, इसलिए तू यह बिल्कुल भी मत समझ कि तूने अपनी राधा को इन रुपयों के लिए बेच दिया है। मैं तुझे इस पाप से आज़ाद करता हूँ। इसलिए अब मेरी तुझसे एक ही ख्वाहिश है कि तू भी एक अच्छा इंसान बन जा, जिससे राधा के माथे पर लगा ये कलंक मिट जाए कि उसका भाई एक शराबी है। क्योंकि तेरी तरफ से अब सिर्फ तेरी ईमानदारी और सच्चाई ही राधा को खुशी दे सकती है, और तुझे माफ़ी भी। ठीक है दोस्त, पर ये रुपए तो तुझे वापस लेने ही होंगे, क्योंकि पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन कट गया। अब राजन एक बार फिर से ख्यालों की दुनिया में खो गया। उसने सोचा, एक तरफ दुनिया में इतने महान लोग हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर मुझ जैसा कमीना भाई है जो सिर्फ बर्बादी के सपने देखता है और दूसरों की बर्बादी में ही अपनी खुशियां तलाशता है। उसकी आत्मा ने धिक्कारते हुए उससे कहा कि लानत है तेरी जिंदगी पर राजन। अपनी बहन की शादी करना तो दूर, अपनी शराब के लिए उसके जिस्म का सौदा कर डाला तूने। कितना गिर गया रे तू। और तब अचानक ही उसने अपने हाथ में शराब की भरी बोतल को अपने ही सिर पर दे मारा। बोतल टूट गई और उसके सिर से रक्त की धार बह निकली और वो बेहोश हो गया। विक्रम उस रात गेस्ट हाउस में ही ठहरा और दूसरे दिन सुबह होने पर जब घर आया तो वहाँ पूरा माहौल बदला बदला सा था। राधा उसे देखते ही एक सजे संवरे कमरे में ले गई और बोली कि आज से ये कमरा तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तब तक धीरज, रोमा, माँ और दोनों बच्चे भी वहाँ आ गए। आज सभी बहुत खुश थे कि राधा ने विक्रम को पसंद किया है और अब वह हमेशा उसके साथ रहेगी। रोमा ने विक्रम को सोफे पर बैठा दिया और उसका टीका करने लगी। विक्रम ने पूछा, ये सब क्या है? जवाब धीरज ने दिया, राधा से तेरी शादी होनी है और उसकी तैयारी अभी से हम लोग शुरू कर दी है। खूब शान से हम राधा की शादी करेंगे, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि राधा की बारात यहीं से निकलेगी और घूम फिर कर यहीं वापस आएगी, क्योंकि हम लड़की वाले भी और लड़के वाले भी हैं। विक्रम ने कहा, वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे सोचने समझने का समय चाहिए। पागल कहीं का, सारा रिश्ता तय हो गया, सारी बातें तय हो गई, प्यार हुआ, इकरार भी हुआ, और अब तू सोचने की बात करता है? यहाँ तो चट मंगनी और पट ब्याह वाली कहावत को चरितार्थ करना है। और सुन, अगले हफ्ते ही तेरी शादी है। कुछ समझा या नहीं? धीरज ने कहा। अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। कई अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। कहीं मुझे कुछ हो गया तो इस कच्ची उम्र में ही राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। विक्रम ने अपनी परेशानी बताई। तू पागल है। अगर राधा से तेरी शादी हो जाएगी तो उसकी किस्मत तुझे मरने नहीं देगी और हमेशा तेरी रक्षा करेगी। अगर तू मौत के मुंह में भी होगा ना, तब भी उसकी दुआएं तुझको वहां से जिंदा निकाल कर वापस ले आएंगी। इसलिए बेटा, तू शादी से बिल्कुल परेशान ना हो। धीरज की माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तभी सजी धजी राधा आई और उसने विक्रम के चरण स्पर्श किए। अब विक्रम के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने राधा को अपने सीने से लगा लिया। यह देख धीरज खुश होकर बोला, अब आया मेरा दोस्त लाइन पर। फिर समझाते हुए उसने विक्रम से कहा, देख विक्रम, ये जो वक्त है ना, ये बड़ा बेरहम है। यहाँ कब इंसान का दिमाग बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अच्छे समय को कभी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए राधा से तेरी शादी इसी हफ्ते होगी। विक्रम जल्दी नहीं करना चाहता था,
पर उसकी एक भी नहीं चली और अंततः अगले हफ्ते रविवार को शादी की तारीख पक्की हो गई। राजन पूरे दिन बेहोश पड़ा रहा। उसे जब होश आया तो तारीख बदल चुकी थी। उसके सिर से रक्त बहकर जम गया था। बड़ी अजीब सी स्थिति थी उसकी इस समय। शराब की भयंकर तलब महसूस हो रही थी उसे, और उसके सामने टूटी हुई बोतल पड़ी थी और सारी शराब बह चुकी थी। दर्द भी बहुत हो रहा था, हलक सूख रहा था, भूख भी जोर की लगी थी, पर खाने को वहां कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र एक और बोतल पर पड़ी, जो कमरे के एक कोने में लुढ़की पड़ी थी। किसी तरह से घसीटते हुए वो कोने में पहुंचा, बोतल उठाई, ढक्कन खोला और बस पीने को ही था कि उसकी अंतरात्मा में धीरज की आवाज़ गूंजने लगी। बस, टूट गया तेरा वादा। ये शराबी होते ही ऐसे हैं, जो रोज़ वादा करते हैं और अगले ही पल अपने वादों को तोड़ भी देते हैं। दो पल के लिए कोई अच्छी बात आई भी दिमाग में, तो अगले ही पल फिर शैतानियत हावी हो जाती है। नहीं नहीं, मैंने अगर तुझसे वादा किया है शराब को नहीं पीने का, तो मैं अपना ये वादा ज़रूर निभाऊंगा, अपनी जान भी देकर। और अगले ही पल उस बोतल को भी उसने ज़मीन पर दे मारा। बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरे कमरे में कीमती शराब बिखर गई। बोतल तो टूट गई, पर अब क्या करे वो? भूख से बेहाल, दर्द से बेहाल। अगर राधा होती तो इस हाल में भी उसका ख्याल रखती और उसकी तबीयत इतनी ना बिगड़ने देती। पर उसने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली अपने कुकर्मों के कारण। अब न कोई दोस्त था उसका और न ही कोई हमदर्द। जो भी थे वो सब नशेड़ी, जुआड़ी और शराबी थे। तभी अचानक एक अजनबी को अपने सामने देखकर वो चौंका। आपको तो बहुत खून बह चुका है। यह सब क्या और कैसे हो गया? और किसने आपका यह हाल किया? आगंतुक ने पूछा। जीने की जब तमन्ना ही नहीं हो, तब क्या करूंगा मैं जीकर? अब मैंने तो अपने आशियाने को अपने हाथों से ही उजाड़ दिया है। ओह, तो मतलब आप शायर हैं? आगंतुक ने कहा। शायर नहीं हूं यार, मुझे तो मेरे गमों ने शायर बना दिया। मेरे अपने कुकर्मों ने ही मेरा आशियाना बर्बाद कर दिया। किसी की कुछ खता नहीं जो मेरी आज है। यह हाल मैं खुद ही अपना खतावार हूँ, इसलिए इस कदर बेहाल हूँ। खैर, आप जो भी हो, चलिए आपको अभी अस्पताल ले चलता हूँ, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि इस समय आप कितनी सीरियस कंडीशन में हैं। और मेरा नाम उत्तम है। भाई अजनबी, गलती से किसी ने मेरा नाम राजन रख दिया। बचपन से प्यार से सब मुझे राजा कहते थे, पर राजा तो क्या, मैं तो रंक कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि रंक भी केवल मांग कर खाता है, किसी से छीन कर नहीं, और ना ही किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करके। और यह करना भी उसकी मजबूरी होती है। पर मैंने तो लोगों की जिंदगियों से हमेशा ही खिलवाड़ ही किया है, उन्हें दुख और तकलीफें ही दी है। पर आपकी बातें तो सोने से भी ज्यादा कीमती लगती हैं राजन भाई, उत्तम ने कहा और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। राजन ने हॉस्पिटल जाने से पहले अपना एक बैग साथ में ले लिया, जिसमें धीरज के 25,000 रुपये और उसके गांव के खेत व दुकान के कागजात थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल की और बताया कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया है। सर पर घाव भी बहुत गहरा है। उन्हें अस्पताल पहले ही लाना चाहिए था। आपने इन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। मैं इन्हें रेफर कर देता हूँ। आप इन्हें दिल्ली मेडिकल कॉलेज में ले जाएं। वैसे इनके बचने की उम्मीद अब बहुत कम है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, उत्तम ने सोचा और राजन को लाकर दिल्ली मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। राजन की दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वो भी समझ गया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसने उत्तम से कहा, दोस्त, तुम पर हमारे बहुत एहसान हैं। पता नहीं कौन से मैंने पुण्य किए थे, जो ईश्वर ने इस मुसीबत की घड़ी में तुझे मेरे पास भेज दिया। पर इतना एहसान मुझ पर किया है तो एक एहसान और कर दे। मेरे इस बैग में 25,000 रुपये और मेरे गांव की ज़मीन और दुकान के कागजात हैं। इस दिल्ली में ही मेरा एक दोस्त धीरज रहता है और मेरी एक छोटी बहन भी है, जिसका नाम राधा है, जो धीरज की यहाँ पर ही है। वो उसे अपनी बेटी मानता है। वो दोनों ही मुझसे बहुत खफा हैं।
क्योंकि मैंने अपनी बहन राधा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैंने इस कागज़ात पर दस्तखत कर दिए हैं, सब कुछ धीरज के नाम कर दिया है। दोस्त, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता और ये भी नहीं चाहता कि मैं उससे मिलूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तू मेरे जीते जी ये कागजात और ये पैसे धीरज को दे दे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैं एक दो दिन का ही मेहमान हूँ। यदि तू मेरा ये काम कर देगा तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी और तेरे लिए मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि तेरी हर मनोकामना पूरी करे। ओह! फिर तो मुझ में भी अब और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मेरे भाई राजन, क्योंकि एक राज जो अब तक मैंने आपसे छुपाया है, मैं उस राज को अब और नहीं छुपा सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो राज ये है कि मैं इत्तेफ़ाक से आपको मिला नहीं, बल्कि आपके दोस्त धीरज ने ही आपका हाल जानने के लिए मुझे आपके पास भेजा था। लेकिन उसने मुझे आपको ये बताने से मना किया था कि उसने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है आपके लिए भाई राजन, और वो खुशखबरी ये है कि कल आपकी बहन राधा की विक्रम से शादी है और धीरज की बहुत इच्छा थी कि आप इस शादी में ज़रूर आएँ। लेकिन राधा नहीं चाहती थी कि इस शादी में आप आएँ, क्योंकि उसे डर था कि आपके कारण कहीं कोई बवाल ना हो जाए। पर भाई राजन, आप वास्तव में इतना बदल जाओगे, इसकी कल्पना ना तो धीरज ने की थी और ना ही राधा ने। यद्यपि अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी आप मेरे साथ चलिए, मैं सब सँभाल लूँगा। आपकी अपनी बहन की शादी है, तो आपका भी वहाँ होना ज़रूरी है। ये क्या कह रहा है तू मेरे यार? मेरी राधा की शादी है और वो भी विक्रम के साथ? मैं तो विक्रम से भी मिला हूँ। बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का है वो विक्रम। और बेटा, तुझको धीरज ने ही मेरे पास भेजा है, मेरी देखभाल के लिए, मेरी सेवा के लिए। ये कैसा आश्चर्य है! मुझ जैसे कमीने इंसान के लिए भी वो इतना कुछ कर रहा है। हे भगवान! तू इन बच्चों को हमेशा खुश रखना और इन्हें दुनिया की हर दुआओं से बचाना। मेरे भाई, आज तूने मेरी सारी तकलीफ़ें हर ली और एक नायाब खुशी मेरी झोली में भर दी। मैं तेरा ये एहसान मर कर भी न चुका पाऊँगा, पर दुआएँ अनंत हैं मेरी तेरे साथ। राजन भाई, आप भूल जाइए इन बीती बातों को और चलिए मेरे साथ धीरज के घर, अपनी बहन राधा के घर, क्योंकि अब वक़्त बहुत ही कम है। उत्तम ने कहा, नहीं, इस खुशी के अवसर पर मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तू मेरे को शादी के वीडियोज़ दिखा देना, यही मेरे लिए बहुत है। और फिर अपनी इस हालत में मैं चल फिर भी नहीं सकता और ना ही परमिशन मिलेगी मुझे अस्पताल से। आप परमिशन की चिंता छोड़िए, जो सारी व्यवस्था मैं कर दूँगा। उत्तम ने जोर देकर कहा, नहीं दोस्त, इस समय मेरी हालत इतनी नाजुक है कि किसी भी वक़्त मेरा दम निकल सकता है और अगर कहीं इन बच्चों की शादी के पंडाल में ही मेरी मौत हो जाए, तो सोच कैसा मातम छा जाएगा वहाँ। बेटा, मेरी ज़िंदगी में अब चंद सांसें ही बची हैं, इसलिए तू जा और शादी एंजॉय कर। पर मुझे शादी के वीडियो ज़रूर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, उत्तम ने कहा, पर अंदर से वो बहुत ही दुखी था राजन की इस व्यवस्था पर। धीरज के घर राधा की शादी की धूम मची हुई थी। धीरज और रोमा ही इस समय राधा के माता-पिता थे। बारात आने से लेकर शादी होने तक की सारी रस्में इन्होंने ही निभाई। राधा भी बहुत खुश-खुश थी और विक्रम भी। कल तक जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था और जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, आज उनके जीवन के अंधेरों को का कहीं नाम ही नहीं था। हर तरफ खुशियाँ थी, रोशनी थी, उजाला था और सुनहरे भविष्य का सपना था। उत्तम ने शादी की सारी लाइव तस्वीरें राजन को व्हाट्सएप पर भेज दी। दूसरे दिन वर वधू का सीताराम मंदिर पर दिन के 11 बजे गरीबों को अन्न वस्त्र बांटने का कार्यक्रम था। उत्तम ने बताया कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने पर करीब 1 बजे वो अस्पताल आएगा और तब तक सारी तस्वीरें लाइव उसे भेजता रहेगा। सुबह नाश्ता पानी जलपान के बाद मंदिर जाने का कार्यक्रम बना। ठीक 11 बजे राधा, विक्रम, धीरज, माँ, रोमा, उत्तम और भी बहुत से दोस्त रिश्तेदार मंदिर पहुंच गए और सभी गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटे। राधा और विक्रम ने जब एक आखिरी भिक्षुक को वस्त्र और प्रसाद दिया, तो अचानक उस भिक्षुक ने राधा और राजन के पांव पकड़ लिए और फिर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए
उसने अपने हाथ उठाए ही थे कि उनके कदमों में ही उनका प्राणांत हो गया। ये भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि राधा का भाई था। वो शराबी भाई जिसने शराब के नशे में अपना सब कुछ खो दिया था और जब वो होश में आया तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि जिंदगी ने ही उसका साथ देने से इनकार कर दिया। बस खुशी एक ही बात की थी कि उसकी मौत पर सभी के आंखें सजल थी और सभी ने दिल से उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।